मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुवांशिक रोग, जिसको हम अंग्रेजी में जेनेटिक डिसीज़ कहते हैं। और ये पूरे विश्व की एक आज बहुत बड़ी समस्या है अनुवांशिक रोग। और इन बीमारियों के चलते ना जाने विश्व में कितने सारे लोग जो हैं काल के ग्रास में समा जाते हैं। तो एमपीपीएससी ने भी इस बात को ध्यान में रखते हुए एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के यूनिट 7 में अनुवांशिक रोग को अपने सिलेबस का हिस्सा रखा है। तो आज हम बड़े विस्तार से अनुवांशिक रोग को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि एक्चुअल में अनुवांशिक क्या होता है। अनुवांशिक का मतलब ये होता है कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक संतति से दूसरी संतति में जो हस्तांतरित होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, उनको हम अनुवांशिक कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अगर कोई रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो हम उसको अनुवांशिक रोग कहते हैं। तो अनुवांशिक रोगों को समझने से पहले हमको कुछ चीज़ों को पहले समझ लेना होगा। तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए, ये है गुणसूत्र। क्या है? ये है गुणसूत्र। आपने अगर मनुष्य की इंटरनल बॉडी को बड़े गहराई से देखा होगा, या आप लोग साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपने केंद्रक के विषय में पढ़ा होगा जनरली। तो केंद्रक के अंदर इस तरीके से एक धागे नुमा संरचना होती है, ठीक है। तो इसको ही हम कहते हैं, धागे नुमा संरचना को ही हम गुणसूत्र कहते हैं, ठीक। तो ये टोटल जो इस शेप का बना हुआ है इसको हम कहते हैं गुणसूत्र। अंग्रेजी में इसको क्रोमोसोम कहते हैं। और इसी क्रोमोसोम के अंदर ये धागे नुमा संरचना और पाई जाती है, जो काफ़ी लंबी होती है। अगर हम इसको खींच के बाहर करें तो ये पूरा ये धागा निकल कर बाहर आएगा। जैसे कोई कपड़ा है और उस कपड़े के हम अगर एक धागे को पकड़ें तो पूरा कपड़ा जो है खुल जाता है। तो उसी तरीके से है, ये डीएनए पूरा खुल जाएगा, क्रोमोसोम पूरा खुल जाएगा। तो इस क्रोमोसोम के अंदर कुछ ऐसी संरचना हमको दिखेगी जो डबल हेलिक्स होगी, मतलब द्विकुंडलित रूप में होगी, है ना, जिसको हम कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए। और इस डीएनए का एक जो छोटा सा पार्ट होगा उसी को हम जीन कहते हैं, ठीक है। तो गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, और डीएनए के एक छोटे से भाग को हम जीन कहते हैं। और गुणसूत्र के काम क्या होते हैं? यह गुणसूत्र ही होता है जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। अगर किसी बच्चे की आंख भूरी है, इसका मतलब उसके माता पिता से ये गुण उसको मिला होगा, ठीक है। और उसको ले जाने वाला कौन है? तो ये गुणसूत्र ही है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कुछ चीज़ों को। जीन शब्द का पहली बार इस्तेमाल या प्रयोग जो है जोहानसन ने किया था या दिया था। ये शब्द पहली बार किसने दिया? जोहानसन ने दिया। गुण शब्द, जो गुणसूत्र शब्द पहली बार डब्ल्यू वाल्डेयर द्वारा दिया गया था। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। ये कुछ फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। डीएनए की खोज 1953 में जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक द्वारा की गई थी। डीएनए जो मॉडल है वो वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिया गया था। असल में ये जो है डीएनए का मॉडल है। कुछ डीएनए इस तरीके से होता है, द्विकुंडलाकार ये होता है। तो ये जो पूरा मॉडल दिया या इसकी जो खोज की गई, तो ये वाटसन और क्रिक महोदय के द्वारा इसकी खोज की गई थी। थोड़ा सा नीचे देखते हैं हम लोग, देख लीजिए। जिन के आगे देखिए हमने एरो किया है एक्टिव प्रोटीटिंग, मतलब जो जिन होता है ये सक्रिय प्रोटीन बनाने का काम करता है। और जो सक्रिय प्रोटीन होता है ये किसी ना किसी अंग का निर्माण करता है, और आगे चल के ये जो अंग है ये अपनी ड्यूटी या कार्य को अंजाम देता है। उसी का एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो कोई जिन है, इस जिन के द्वारा ऑक्यूलिन अगर प्रोटीन का निर्माण होता है, जिनके द्वारा काय का निर्माण हुआ? ऑक्यूलिन प्रोटीन। ये ऑक्यूलिन प्रोटीन ही हमारी आँख का निर्माण करेगा, तो एक अंग बन गया। और इसका काम क्या होगा?
टू विज़न मतलब देखने का काम। आँख का काम क्या है? देखने का। आँख को बनाने वाला प्रोटीन ऑक्यूलिन प्रोटीन, और इस प्रोटीन को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? जीन जिम्मेदार हैं। और जीन क्या है? डीएनए के एक छोटे से भाग को हम जीन कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग 3 प्रकार से होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रायंगल के द्वारा इसको बनाए हैं। गुणसूत्रों की संरचना में होने वाले परिवर्तन। अगर गुणसूत्रों की संरचना में अगर कोई परिवर्तन हो जाए, ये जो गुणसूत्र है अगर इसकी संरचना में कोई परिवर्तन हो जाए, इसके आकार में कोई परिवर्तन, इसकी आकृति में कोई परिवर्तन हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होने वाले अनुवांशिक रोग। उसके अलावा गुणसूत्रों की संख्या में होने वाले परिवर्तन के कारण जो अनुवांशिक रोग होते हैं वो। और एक तीसरा होता है जीन उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोग। तो इस तरीके से अनुवांशिक रोगों को भी हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, जो गुणसूत्र हैं, एक जो मनुष्य होता है, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ी मतलब ये जोड़े से होते हैं। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, पांचवा, छठवा, इस तरीके से 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी कहने का मतलब 23 दूनी 46, जिसको हम 2n+ से भी दर्शाते हैं जोड़ी को। ठीक है। इसमें 2 होते हैं। क्रोमोसोम भी कितने किस्म के होंगे? 2 किस्म के होंगे, 2 प्रकार होंगे। एक होगा ऑटोसोम क्रोमोसोम। ऑटोसोम क्रोमोसोम मतलब क्या होगा? ऑटोसोम क्रोमोसोम होंगे 22 जोड़ी। टोटल कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी। 23 में जो 22 जोड़ी होते हैं, ये हमारे शरीर में किसी न किसी अंग को बनाने का काम करते हैं। मतलब ये दैहिक क्रोमोसोम है, मतलब हमारे किसी न किसी अंग का निर्माण करने के लिए जो जिम्मेदार होता है उसको हम ऑटोसोमिक क्रोमोसोम कहते हैं या ऑटोसोमिक गुणसूत्र कहते हैं, याद रखिएगा। और जो 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, इसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। यही निर्धारण करता है कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वो या तो 23X और Y के रूप में पाया जाता है। 23XX हो गया या 23XY हो गया। अगर XX है तो वो फीमेल है, XY है तो वो मेल है, याद रखिएगा। तो जो 23वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है वो लिंग का निर्धारण करता है। और भारत में और पूरे विश्व में लगभग अब जो है भ्रूण हत्या होने के कारण ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो काम होता है ना, ये अब कुल मिलाकर बैन हो चुका है। जो सोनोग्राफी के जरिए जो लोग चेक करवाते थे कि पेट में लड़का है या लड़की है, तो इस चीज़ पर गवर्नमेंट ने पूर्णतः प्रतिबंधित लगा दिया है, क्योंकि बहुत सारी बच्चियों की पेट में ही हत्या कर दी जाती है अगर सेक्स उनका डिटरमाइन हो जाए तो। अब हम लोग देख लेते हैं जिन की संख्या। किसकी संख्या? जिन की संख्या कितनी है? 30,000 है। अभी वर्तमान तक जो है 2024 के भी अगर हम लोग आंकड़े लें तो वर्तमान तक हमारे पास जिनों की संख्या कितनी है? 30,000 जिन है। इससे ज़्यादा जिन हमारे इसमें भी खोजे गए हैं, इससे ज़्यादा अभी नहीं खोजे गए हैं, याद रखिएगा। तो टोटल संख्या कितनी है जिन की? 30,000। तो हमारी बॉडी के अंदर कितने जिन मौजूद हैं? 30,000 जिन मौजूद हैं। ये है ह्यूगो, ये होंगो लिख दिया हूँ मैंने, ये ह्यूगो है। ह्यूगो मतलब मानव जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूगो कहते हैं इसको शॉर्ट में। इसकी स्थापना हुई थी, ये हो गया ह्यूमन, HU का ह्यूमन और गो से जियो, जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, तो इस तरीके से तो ह्यूगो या मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और मनुष्य के अंदर जीनों की खोज करना इसका मुख्य लक्ष्य था। तो जो सबसे जो पहला गुणसूत्र है उसमें 2968 गुणसूत्र पाए गए। कितने जीन पाए गए? जो पहला गुणसूत्र था उसके अंदर कितने पाए गए? 2968 जीन पाए गए। मतलब सबसे बड़ा जो गुणसूत्र है वो कौन सा गुणसूत्र है? ये है 2968 वाला, जो मतलब पहला गुणसूत्र जिसमें जिनों की संख्या 2968 है। तो जो पहला गुणसूत्र है ये सबसे बड़ा गुणसूत्र होगा, याद रखिएगा। और जो Y गुणसूत्र होता है, मतलब Y गुणसूत्र किस में पाया जाता है? मेल में 23X और Y। उसमें जो Y होता है वो डिसाइड करेगा कि पैदा होने वाला लड़का या लड़की, जो पैदा होने वाला जो बेबी है वो क्या होगा? मेल होगा। अगर XY है तो वहाँ मेल की कंडीशन है, और Y ही डिसाइड करेगा, क्योंकि X तो महिलाओं में पहले से पाया जाता है, महिलाओं में XX पाया जाता है। Y डिसाइड कर देता है कि पैदा होने वाला जो बच्चा है वो क्या है?
पुरुष है। तो वाय गुणसूत्र में मात्र 231 जिन पाए जाते हैं, तो उस हिसाब से सबसे छोटा गुणसूत्र होता है वाय गुणसूत्र, मतलब इसमें जिन की संख्या मात्र 231 है। इतने हैं, मात्र 231। और पहला गुणसूत्र जो है, मतलब पहला जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो सबसे बड़ा गुणसूत्र है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने क्रॉस कराया मेल और फीमेल का, मेल एक्स वाई, फीमेल एक्स एक्स, इस एक्स का इस एक्स से कराए, इस एक्स का ये वाले एक्स से कराए तो एक्स एक्स, मतलब क्या होगा, एक्स एक्स मतलब महिला। इस एक्स का इस एक्स से कराए तो फिर महिला, फिर इस एक्स का फिर एक्स से कराए फिर एक्स एक्स फिर महिला। लेकिन इस वाई का जब इस एक्स से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, वाई से एक्स वाई और इस एक्स से एक्स वाई, मतलब अगर एक्स एक्स है तो महिला और एक्स वाई है तो क्या आ जाएगा, पुरुष वाली कंडीशन आ जाएगी, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें प्रभाविता का नियम, तो ये जो प्रभाविता का नियम है ये मेंडल के द्वारा दिया गया था। एक्चुअल में प्रभाविता का नियम ये कहता है कि कोई गुण किसी पीढ़ी में दब जाते हैं और किसी पीढ़ी में वो उभर कर सामने आते हैं, तो इसे ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। हालांकि हम इतने कोर साइंस में नहीं जाएंगे, हम उतना ही पढ़ेंगे जिससे हमारा काम चल जाए। आनुवांशिक बीमारी का जीन हमेशा एक्स गुणसूत्र के ऊपर आता है। आनुवांशिक बीमारी का जीन हमेशा किस पर आएगा, एक्स गुणसूत्र पर आता है। जैसे एक बीमारी होती है हीमोफीलिया। कौन सी बीमारी होती है, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जो होता है ये एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। और हमने क्या लिखा यहाँ पे, एक्स एक्स, ठीक है, एक्स और एक्स, तो 2x है मतलब ये महिला है। अब महिला के कोई भी x पे h आ जाए, मतलब हीमोफीलिया के लक्षण आ जाए, तो वो क्या होंगे, दूसरा x उसको क्या करेगा, दबा देगा। अगर इस x पे h आ रहा है मतलब हीमोफीलिया गुण आ रहे हैं तो ये x दबा देगा, इस पे आ रहा है तो ये दबा देगा इसको। तो x के प्रभाव को क्या कर देगा, दबा देगा, कम कर देगा। तो महिला कैसी रहेगी, स्वस्थ महिला। महिला सिर्फ क्या होगी, कैरियर होगी। ये महिलाओं को ये रोग होगा नहीं, बल्कि महिलाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में एक कैरियर या वाहक का काम करेंगी। अब देख लीजिए, एक्स एच एक्स एक्स, अगर दोनों एक्स पर प्रभाव होगा तब महिला बीमारी से ग्रस्त होगी। हालांकि ये कंडीशन बहुत कम आती है कि जब दोनों एक्स क्रोमोसोम जो हैं किससे प्रभावित हो जाए, हीमोफीलिया से प्रभावित हो जाए या जो भी अन्य बीमारियों से ग्रसित हो जाए, तब महिला जो है बीमारी से ग्रस्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। मतलब दोनों एक्स पर उसका प्रभाव होना चाहिए बीमारी का तब। अब देख लीजिए पुरुष में क्या होगा, एक्स पर ये गुण आया है मतलब हीमोफीलिया का, और वाई पे नहीं आया, मतलब वाई एक्स के प्रभाव को दबा नहीं पाएगा, मतलब पुरुष रोगग्रस्त हो जाएगा। मतलब जो संतान पैदा होगी वो रोगग्रस्त पुरुष पैदा होगा, ठीक है, हीमोफीलिया में, क्योंकि वाई जो है एक्स के प्रभाव को दबा नहीं पाता। और हीमोफीलिया या कोई भी आनुवांशिक रोग के जो लक्षण आते हैं वो हमेशा एक्स के ऊपर आते हैं, न कि वाई के ऊपर। और वाई सिर्फ किस में पाया जाता है, मेल में, क्योंकि मेल में भी एक एक्स मौजूद रहता है और एक वाई, ठीक। अब देख लेते हैं हम लोग ऑटोसोमल एनोप्लाइडी, ठीक। गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन या पूरे सेट में परिवर्तन, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल एन्यूप्लाइडी। किसी पर्टिकुलर एक गुणसूत्र में होगा या पूरे के पूरे सेट में अगर परिवर्तन हो जाए तो उसको हम लोग ऑटोसोमल एन्यूप्लाइडी कहते हैं। इसमें दो होते हैं। ऑटोसोम का मतलब ये होता है कि जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं उसी में ही यहाँ पर कहानी गड़बड़ाएगी, 23वीं जोड़ी का यहाँ खेल नहीं है, क्योंकि ये ऑटोसोमल का मतलब होता है 22वीं जोड़ी गुणसूत्र को हम ऑटोसोमल मतलब एक से लगाकर 22 जोड़ी, पहली जोड़ी से लगाकर 22वीं जोड़ी गुणसूत्र तक हम मानते हैं कि वो क्या है, ऑटोसोमल है। मतलब वो शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं, इसलिए हम इसको ऑटोसोमल कहते हैं। मतलब यहाँ सिर्फ बात होगी एक पहले जोड़ी गुणसूत्र से लगाकर 22वीं जोड़ी गुणसूत्र तक, 23वीं जोड़ी की बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए ये कहलाता है ऑटोसोमल एन्योप्लाइडी। एन्योप्लाइडी का मतलब होता है सेट। सेट समझते हो, जोड़ा, हाँ। गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन या पूरे सेट में होने वाला परिवर्तन, इसको हम लोग ऑटोसोमल एन्यूप्लाइडी कहते हैं। अब इसमें भी गुणसूत्र मतलब कौन से गुणसूत्रों की संख्या में, मतलब यहाँ पे ऑटोसोमल गुणसूत्रों की संख्या में होने वाले परिवर्तन। हाइपो एन्यूप्लाइडी, इसको अल्प असगुणिता कहते हैं। तो यहाँ लिखा है देखिए 2n-1, ठीक है, 2n-1, इसको हम कहते हैं मोनोसोमिक। मतलब 2n मतलब होता है जोड़ा, इस जोड़े में से एक घट जाए तो इसको हम कहेंगे मोनोसोमिक।
2n-1 और -1 डबल मोनोसोमिक, मतलब डबल घट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा, डबल मोनोसोमिक, मतलब 2 बार एक एक गुणसूत्र क्या होंगे, घट जाएंगे, इसलिए इसको डबल मोनोसोमिक कहते हैं। एक बार घटा तो मोनोसोमिक, 2 बार एक एक घटा तो डबल मोनोसोमिक। मोनो मतलब एक होता है, अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो जनरली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा हम देख लेते हैं हाइपर एन्यूप्लॉइडी, मतलब अति असगुणिता। 2n+1 मतलब इसको हम लोग कहते हैं ट्राइसोमिक। 2 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 2 था 1 बढ़ा तो क्या हुआ, ये बताओ क्या होगा, ट्राइसोमी। 2 और 1 क्या होता है, 3, ट्राइसोमी हो गई। 2n+1+1 डबल ट्राइसोमी हो गई, क्या हो गया ये, डबल ट्राइसोमी। 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो इस तरीके से क्या हो गया, डबल हो गया, ये 2 बार हो गया। अब ऑटोसोमल एन्यूप्लाइडी से होने वाले रोग, मतलब ये सारा खेल होगा पहले जोड़ी गुणसूत्र से लगाकर 22वें जोड़ी गुणसूत्र के सेट में होने वाला या जोड़े में होने वाले परिवर्तन के कारण जो रोग होंगे उसी को हम ऑटोसोमल एन्यूप्लाइडी कहेंगे। अभी हम लिंग क्रोमोसोम में होने वाले आनुवंशिक जो परिवर्तन है उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अभी हम ऑटोसोमल एन्यूप्लाइडी से होने वाले रोग हैं। इसमें 3 रोग आते हैं, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, या इसको हम मंगोलिज्म भी कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम की जो खोज है लैंगडॉन डाउन ने की थी, लैंगडॉन डाउन, इसलिए उनके नाम के ऊपर इस बीमारी का नाम ही डाउन सिंड्रोम रखा गया। सिंड्रोम यानी होता है बीमारी। 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब कैसे, देख लीजिए, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो 23वें जोड़ी गुणसूत्र के साथ में पैदा होता है, मतलब 46 गुणसूत्र एक इसमें पाए जाते हैं। लेकिन 46 की जगह में क्या होगा, 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। अब वो 47 गुणसूत्र में कहाँ परिवर्तन हुआ कि जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र था उसके ऊपर ट्राइसोमी हो जाएगी। बात समझिएगा, जो 21वीं जोड़ी है, 21 जोड़ी में एक्चुअल में क्या होता है ये समझ लीजिए। 21वां जोड़ी कहने का मतलब ये हो गया 21 + 1 और ये 2 जोड़ा, ठीक है। 21 में कितने जोड़े हैं, ये 1 और 2, तो ये सामान्य कंडीशन होगी। लेकिन ये 21 में क्या होगा, 1 प्लस मतलब ये और ये 3 हो जाएंगे, मतलब 2 के स्थान पे कितना और एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, 3। तो ओवरऑल में कितना हो जाएगा, होना चाहिए 46, लेकिन परिवर्तन 21 में हुआ और 21 में कितने जोड़ी हो गए थे, 2 जोड़ी होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, लेकिन 3 हो गया, तो ओवरऑल में कितना बढ़ जाएगा, 1, इसलिए 47 हो जाएगा। तो कुल मिला के 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाएंगे, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। और 2n+ द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है, ट्राइसोमिक अवस्था। हमने पीछे पढ़े ना, ट्राइसोमिक अवस्था 2n+1 ट्राइसोमिक हो गया, एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा 21वें जोड़ी गुणसूत्र में। मानसिक विकलांगता होगी, इसमें जीवन काल कम होगा। एक्चुअल में इस बीमारी में जो बच्चे की जो जीभ है वो बाहर निकली रहती है, क्योंकि बच्चों का जो मुख गुहा होता है, जो हमारा जो मुख है वो एक गुहा या गुफा टाइप का होता है, जिसको हम अंग्रेजी में बकल कैविटी कहते हैं। जब मुख गुहा छोटी हो जाएगी तो जीभ क्या होगी, बाहर निकल के आ जाएगी इसमें। तो मुख गुहा छोटी होने के कारण जीभ बाहर निकली रहती है बच्चे की ऊंचाई क्या होती है, सामान्य से बहुत कम होती है, और औसत जीवन जो होता है 12 से 14 वर्ष तक होता है। तो ये बच्चे जो है 15 वर्ष की आयु भी पूर्ण नहीं कर पाते, और 12 से 14 वर्ष मिनिमम इनकी उम्र होती है। नवजात बच्ची में याद रखिएगा, कुछ पॉइंट को मैंने यहाँ नोट किया है। नवजात बच्ची में 10 लाख अंडाणु होते हैं, और उम्र बढ़ने पर ये अंडाणु घटते चले जाते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। देर से विवाह या अधिक उम्र में विवाह करने वाली महिला के बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो अंडे हैं वो नए अंडे बनते नहीं हैं। एक बार जो बच्ची पैदा होती है उसके शरीर में 10 लाख अंडाणु होते हैं, और 10 लाख में बहुत सारे जो होते हैं उम्र बढ़ने के साथ वो नष्ट हो जाते हैं, और वो बहुत पहले से उसके जन्म के साथ उसके शरीर के अंदर वो मौजूद रहते हैं अंडाणु, तो वो अंडाणु बहुत पुराने हो जाते हैं, और जितने पुराने होते जाएंगे उतनी ज़्यादा समस्या पड़ती जाएगी। इसलिए महिलाओं में क्या होता है कि 45 से 50 साल के बाद जो है, जो बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, याद रखिएगा। इसलिए कम उम्र में शादी करने का जो कॉन्सेप्ट था हमारे यहाँ, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के लोग बड़े वैज्ञानिक किस्म के रहे होंगे, इस कारण वो बच्चियों का या लड़कों का विवाह जल्दी कर देते थे, ठीक है। और अक्सर ये जो चीज़ कहाँ देखने को मिलेगी आपको, वेस्टर्न कंट्री में, मतलब जो पाश्चात्य संस्कृति वाले जो देश हैं या विकसित देश हैं, वहाँ पर एक
समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि अब हमारे यहाँ करियर को लेकर लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, और करियर बिल्डिंग के चक्कर में जो होता है आजकल बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ठीक, इस बीमारी में पुरुष नपुंसक पैदा होता है, मतलब अगर कोई मेल बच्चा पैदा होगा तो वो नपुंसक होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। 46 के स्थान पर यहाँ भी 47 गुणसूत्र होंगे 2n+1 द्वारा, मतलब ट्राइसोमिक होगा। और यहाँ पर 18वें जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी होगी, याद रखेंगे। 18वें जोड़ी गुणसूत्र में 2n+1 मतलब 2+1 तो ट्राइसोमी हो जाएगी। ओवरऑल कितने हो जाएंगे? 46 के स्थान पे 47। इससे पहले जब डाउन सिंड्रोम पढ़े तो डाउन सिंड्रोम में 21वें जोड़ी गुणसूत्र में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाएंगे, और एडवर्ड में 18वें जोड़ी गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो ओवरऑल में कितने हो जाएंगे? 46 की जगह 47। आई होप कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो आपको। सामान्यतः जीवन काल जो होता है 6 माह होता है, मिनिमम 1 वर्ष, 6 माह से लगाकर 1 वर्ष, यहाँ मैं लिखना भूल गया, अधिकतम 6 माह या 1 वर्ष तक जो है बच्चे का जीवन काल यहाँ पर होता है। इसके बाद होता है पटाऊ सिंड्रोम। यहाँ पर होगा 46 के स्थान पे 47, सेम वही कहानी है। 2n+ यहाँ भी ट्राइसोमी होगी, और यहाँ कहानी आएगी 23वें जोड़ी गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाएंगे। इसमें लक्षण क्या होगा? बच्चे के ओठ कटे फटे, मतलब क्लिप्टेड लीफ होंगे बच्चे के। मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। हृदय संबंधी बीमारी आपको देखने को मिलेगी बच्चे में। और औसत जीवन 3 माह से 1 या 2 वर्ष तक ये अधिकतम हो सकता है, इससे ज़्यादा बच्चे का जीवन नहीं होता। तो ये आज एक छोटा सा प्रयास था हमारे द्वारा, और आज ये पहला पार्ट है। संभवतः ये वीडियो लंबा जाएगा, इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके मैं आपको पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, और थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें आपके दिमाग में घुस रही होंगी, आ रही होंगी। अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। और आप लोगों से एक विनती है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ऐसे व्यक्तियों तक अवश्य पहुँचाएँ जो आगामी MPPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।